प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में शेख हसीना को बलपूर्वक हटाने पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के एक शीर्ष राजनयिक ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और वैध परिवर्तन का समर्थन करना सभी के हित में है। प्रबंधन और संसाधन के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने प्रतिष्ठित हडसन इंस्टीट्यूट में एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, वैध परिवर्तन को समर्थन देने की कोशिश करना है। मुझे लगता है कि इसी में सभी की भलाई है। माना जा रहा है कि उन्होंने भारत को यह संदेश दिया कि जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही भारी हिंसा का विरोध कर रहा है। वर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि सुरक्षा बहाल होगी, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहाल होगी, साथ ही लोगों को बुनियादी आर्थिक सेवाएं भी मिल जाएंगी। उन्होंने कहा इसका निर्णय बांग्लादेश के लोगों को करना है कि कैसे और कब उन्हें नए चुनाव कराने हैं और सत्ता परिवर्तन के बाद बनी यह सरकार कब तक रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी भूमिका लोगों का समर्थन करने की है। सच कहूँ तो किसी भी नागरिक के खिलाफ हमले चिंताजनक है, हमें उन्हें गंभीरता से लेना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि हमारे विदेश मंत्रालय दल के वहां जाने की वजह एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सत्ता परिवर्तन के लिए समर्थन देने का संकल्प था। मुझे लगता है कि यह अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अमेरिका के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को ढाका में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और उन्हें दक्षिण एशियाई देश के लोगों के वास्ते अधिक न्यायसंगत और समावेशी भविष्य बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने का आश्वासन दिया। यह बैठक ऐसे वक्त में की गई है जब यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने कहा कि वो बांग्लादेश को विकास संबंधी परियोजनाओं, युवाओं को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और देश में लोगों के लिए व्यापार एवं आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए करीब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता मुहैया कराएगी। आइए अब हम कनाडा के बारे में बात करें। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी को मॉन्ट्रियल संसदीय उपचुनाव में करारी हार मिली है। मॉन्ट्रियल को लिबरल पार्टी के लिए सुरक्षित सीट माना जाता था। मंगलवार को आए नतीजों के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। उनकी ही पार्टी के नेताओं ने ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया है। इलेक्शन कनाडा ने कहा है कि लासेल एमार्ड वार्डन में 100% मतों की गिनती के साथ लिबरल उम्मीदवार लॉरा फिलिस्तीनी को अलगाववादी ब्लॉक क्यूबाकाइस उम्मीदवार लुई फिलिप सावे ने हरा दिया। अलगाववादी ब्लॉक क्यूबाकाइस के उम्मीदवार लुई फिलिप सावे को 28% मिले, जबकि उनकी तुलना में लिबरल उम्मीदवार लॉरा फिलिस्तीनी को 27.2% वोट मिले। तीसरे स्थान पर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रहे और उनको 26.1% प्राप्त हुए। यह उपचुनाव लिबरल सांसद के इस्तीफा देने के कारण हुआ, जिन्होंने अपने कार्यकाल के बीच ही पद छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि इस परिणाम का असर ट्रूडो के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा, जो लगभग 9 साल के कार्यकाल के बाद तेजी से अलोकप्रिय हो गए हैं। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो 2025 के अंत में होने वाले आम चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग की है। क्यूबेक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लिबरल विधायक अलेक्जेंडर मेंडेस ने पिछले सप्ताह कहा कि उनके कई मतदाता चाहते थे कि ट्रूडो चले जाएं। कनाडा के लोग जीवन की बढ़ती लागत और आवास संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में ट्रूडो की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट देखी गई है। 2021 के आम चुनाव में लिबरल्स ने 43 वोटों के साथ मॉन्ट्रियल सीट जीती। वहीं ब्लॉक क्यूबेकाइस ने 22% और एनडीपी ने 19% वोट हासिल किए थे। ट्रूडो ने खुद आशंका जताई थी कि मतदाता ऊंची कीमतों और आवास संकट पर गुस्से में प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि लिबरल अगले संघीय चुनाव में पियरे पोलिवेयर के केंद्र दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव से बुरी तरह से हार जाएंगे। पिछले सप्ताह लेगर पोल ने कंजर्वेटिव को 45% सार्वजनिक समर्थन दिया है, जो कि कनाडा में शायद ही कभी देखा जाने वाला राष्ट्रीय समर्थन का स्तर है, जबकि लिबरल 25% के साथ दूसरे स्थान पर है। आइए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 सितंबर 2024 तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी भाषण देंगे और वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं भी करेंगे। वहीं 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करने को लेकर भी असमंजस बरकरार है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच 22 सितंबर को मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों के बीच बातचीत को लेकर वक्त और जगह की पुष्टि नहीं हुई है। ओली ने जुलाई में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं 15 जुलाई को पदभार ग्रहण करने के बाद ये प्रधानमंत्री ओली की पहली विदेश यात्रा होगी।
में प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का भी निमंत्रण दिया है। उन्हें यह निमंत्रण विदेश सचिव विक्रम मिस्री को नेपाल यात्रा के दौरान भेजा था। वहीं इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ओली पीएम मोदी के नेपाल आने का औपचारिक तौर पर न्योता दे सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी से पहले भी 4 बार अगस्त 2014, नवंबर 2014, मई 2018, मई 2022 में नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृहनगर डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में जियो पॉलिटिक्स और सुरक्षा चिंताओं के अलावा टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम को क्वाड रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी उसी रात को न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में पहला कार्यक्रम लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीटों वाले नासाउ वेंट्रस मेमोरियल कॉलेजियम में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवासी कार्यक्रम मोदी और यूएस प्रोग्रेस टुगेदर होगा, जहां वे भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। आयोजकों के अनुसार प्रवासी कार्यक्रम के लिए 25,000 से अधिक लोगों ने टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इस कार्यक्रम से भारत और उसके प्रवासी समुदाय के बीच मजबूत संबंधों को मजबूती मिलेगी। बता दें कि प्रवासी समुदाय की अमेरिकी भारत संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल में टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, जो रात 10 बजे तक जारी रहेगी। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वे संक्षिप्त भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल गवर्नेंस शामिल है। रविवार को जब भविष्य का शिखर सम्मेलन शुरू होगा तब प्रधानमंत्री मोदी अप्रवासी रैली में मौजूद रहेंगे और 23 सितंबर की सुबह के सत्र में 72 वक्ताओं में से उन्हें 35वें वक्ता के रूप में जगह मिली है। अगर उनसे पहले के सभी वक्ता अपने समय पर आते हैं तो उनकी बारी दोपहर के आसपास भारत में रात 9:30 बजे होगी। वहीं क्लाइमेट चेंज और सतत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दिखाती है। वहीं पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेने को लेकर असमंजस बरकरार है। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र की आम बहस के लिए वक्ताओं की अंतिम सूची में पीएम मोदी का नाम उन लोगों में शामिल था जो 26 सितंबर को हाई लेवल मीटिंग को संबोधित करेंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी नई तारीखों के मुताबिक वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की हाई लेवल मीटिंग को संबोधित नहीं करेंगे। हालिया जारी स्पीकर्स को संबोधित अंतिम सूची के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर अब 28 सितंबर को आम बहस को संबोधित कर सकते हैं। ब्राज़ील 24 सितंबर को हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत करेगा। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यकाल का अपना अंतिम संबोधन देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आम बहस की शुरुआत से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद महासभा के 79वें वर्ष सत्र के अध्यक्ष का संबोधन होगा। आइए अब हम ईरान की बात करें। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को भारतीय मुसलमान पीड़ित नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें चीन समेत दुनिया के दूसरे देशों में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म सितम दिखाई नहीं दे रहे हैं। खामनेई के इस बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने खामनेई को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी है। खामनेई के खुद के देश में मुसलमान महिलाओं के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है यह दुनिया से छिपा नहीं है। इसके बावजूद वह इस्लामी उम्मा का नेता बनने की कोशिश में भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उस भारत के खिलाफ जो हर कदम पर ईरान के साथ खड़ा रहता है। हाल ही में जब ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हुआ, तब भी संवेदना जताने में भारत ही सबसे आगे खड़ा दिखा। खामनेई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी उम्मा के रूप में हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की है। अगर हम म्यांमार, गाज़ा, भारत या अन्य किसी स्थान पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से अनजान है तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिखा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों की सलाह दी जाती है कि वे दूसरे के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। खामनेई 85 साल के हो चुके हैं, उन्हें जल्दी अपना उत्तराधिकारी तय करना है। हालांकि ईरान में खामनेई और उनके कठमुल्लों के प्रति ज़बरदस्त गुस्सा है। इस गुस्से को पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक रूप से देखा भी जा चुका है। ईरान की सड़कों पर देश चलाने वाले मुल्ला सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर गुस्सा देखा गया है। यह वह ईरान नहीं जहाँ महिलाओं को कभी बराबरी का दर्जा हासिल था, लेकिन आज के ईरान में सिर के बाल का एक छोटा सा हिस्सा भी दिखाई देने पर महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर पीट कर मार दिया जाता है। अगर जिंदा बच गई तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खामनेई मुसलमानों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। आइए हम बात करें दिल्ली के आप नेताओं के बारे में।
दिल्ली को कांग्रेस की शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद आम आदमी पार्टी की आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली हैं। आतिशी इस पद पर अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी। केजरीवाल ने पार्टी विधायकों की एक बैठक में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही थी, जिन्होंने 1998 से 2013 तक 15 वर्षों तक पद संभाला था। वहीं स्वराज का कार्यकाल 1998 में 52 दिनों का था। आतिशी 43 दिल्ली की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री होंगी और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री होंगी। दीक्षित 60 साल की आयु में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, जबकि स्वराज ने 46 साल की उम्र में यह पद संभाला था। आतिशी वर्तमान में दिल्ली मंत्रिमंडल में सबसे अधिक विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वो वित्त, जल, शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली, राजस्व योजना, सेवा, कानून, सतर्कता, अन्य प्रमुख विभाग की मंत्री हैं। आतिशी ने आम आदमी पार्टी की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासतौर पर केजरीवाल और आप के अन्य वरिष्ठ नेताओं के जेल में बंद रहने के दौरान जब उन्होंने आतिशी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर पार्टी का संचालन किया। केजरीवाल ने मंगलवार शाम उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे आतिशी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। पार्टी के नेता गोपाल राय ने बताया कि मुख्यमंत्री नामित की गई आतिशी ने उपराज्यपाल सक्सेना के साथ बैठक में दिल्ली में नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। दीक्षित दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वह इस सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही और देश में सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रही हैं। दीक्षित ने दिल्ली में कांग्रेस को लगातार 3 चुनावी जीत दिलाई थी। भाजपा नेता स्वराज 1998 में सक्षम अवधि के लिए दिल्ली की 5वीं मुख्यमंत्री बनी थी। देश के इतिहास में प्रमुख महिला मुख्यमंत्रियों में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की 9वीं मुख्यमंत्री रही थी। वहीं मायावती उत्तर प्रदेश की 18वीं मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी बिहार की 21वीं मुख्यमंत्री और जयललिता तमिलनाडु की 5वीं मुख्यमंत्री रही थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।